वेलकम टू द एम के क्लासेस गाइज। आज हम फिज़िकल फीचर्स ऑफ इंडिया को कंटिन्यू करेंगे। देखिए, अभी तक हमने हिमालयाज़ पढ़ लिया, ठीक है। हिमालयाज़ में जितनी भी मतलब सब डिविजन्स थी हिमालयाज़ की, हिमालयन माउंटेन्स की, वो उनको हमने बड़े डिटेल में डिस्कस किया, ठीक है। इस टॉपिक के ख़त्म होने के बाद मैं आपके लिए एमसीक्यूज़ भी ले आऊँगा ऑन द सेम टॉपिक, ठीक है, फिज़िकल फीचर्स ऑफ इंडिया। उसमें सारा क्लियर होगा आपको, ठीक है, जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे भी गए हैं, ठीक है। तो वहाँ से आपको पता चलेगा कि जितना भी हमने पढ़ा इट इज़ मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। आप इसको जितना हो सके उतना रिवाइज़ करो। हिमालयाज़ को हमने ख़त्म कर दिया। हम पढ़ के आ रहे हैं, एक्चुअली हम पढ़ रहे हैं फिज़िकल फीचर्स ऑफ इंडिया। उसमें सबसे पहले मैंने कहा था आपको कि फ़िज़िकली इंडिया को हम बहुत सारी फिज़िकल सब डिविजन्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हैं नॉर्दर्न माउंटेन्स, जिनको हम हिमालयाज़ भी कहते हैं। फिर आते हैं द ग्रेट इंडियन प्लेन्स, ठीक है, जिनको हम नॉर्दर्न प्लेन्स भी कहते हैं। उसके बाद आता है पेनिनसुलर इंडिया, फिर कोस्टल प्लेन्स, फिर आइलैंड्स। सबसे पहले हमने क्या डिस्कस किया? द हिमालयन माउंटेन्स, जिनको हम नॉर्दर्न माउंटेन्स भी कहते हैं, उनको हमने बिल्कुल अच्छे से डिस्कस किया। उनमें ट्रांस हिमालयाज़, ग्रेट हिमालयाज़, मिडल हिमालयाज़, शिवालिक्स, पूर्वांचल, सबको डिस्कस किया, ठीक है। अब हम इन हिमालयाज़ की थोड़ी सिग्निफिकेंस देखते हैं कि हमारे इंडिया में इनकी क्या सिग्निफिकेंस है, ठीक है। सबसे बड़ी सिग्निफिकेंस ये है कि द हिमालयाज़ एक्ट एज नेचुरल फ्रंटियर। ये एक हमारे हिंदुस्तान के लिए एक नेचुरल बॉर्डर का काम करते हैं, नेचुरल बॉर्डर का काम करते हैं। आपको पता होगा कि हमारा जो लैंड फ्रंटियर है वो किस किस कंट्री के साथ मिलता है। जैसे बांग्लादेश के साथ हमारा लैंड फ्रंटियर मिलता है, म्यांमार के साथ मिलता है, हमारे चाइना के साथ मिलता है, अब अफ़गानिस्तान के साथ भी मिलता है, लेकिन वो POK में है, ठीक है। पाकिस्तान के साथ मिलता है। तो इनमें से जो चाइना के साथ है, नेपाल के साथ और पाकिस्तान के साथ ये हिमालयाज़ जो हैं ये एक नेचुरल बाउंड्री क्रिएट करते हैं, ठीक है, आई समझ। उसके बाद इट प्रिवेंट द फर्दर नॉर्थवर्ड मूवमेंट ऑफ समर माउंस, ठीक है। देखिए देखिए देखिए, जब हमारे इंडिया में समर मानसून आता है, आपको साउथ वेस्ट मानसून में आपको पढ़ाऊंगा आगे, जब हम इंडियन क्लाइमेट पढ़ेंगे तो उसमें आपको साउथ वेस्ट मानसून का कंसेप्ट में पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो देखिए, जब ये साउथ वेस्ट मानसून जो है साउथ वेस्ट डायरेक्शन से आता है, तो ये हिमालयाज़ क्या करते हैं, इस मानसून को नॉर्थवर्ड नहीं जाने देते हैं, जिसकी वजह से ये मानसून क्या करता है, सारी की सारी रेनफॉल इंडिया में ही गिरा देता है। अगर ये हिमालयाज़ ना होते तो ये साउथ वेस्ट मानसून जो है ये हो सकता है कि सेंट्रल एशिया तक ऊपर चला जाता है, ठीक है। तो इंडिया में बहुत कम बारिश होती फिर उस हिसाब से, क्योंकि ये फिर ऊपर चला जाता है। लेकिन ये हिमालयाज़ क्या करते हैं, इस साउथ वेस्ट मानसून को ऊपर नहीं जाने देते और ये अपनी बारिश जो है हिमालयन माउंटेन्स में गिरा देते हैं, जिसकी वजह से दरियाओं में फ्लो बनता है और हमारा जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर पोटेंशियल है, हमारी जो इरीगेशन है, उनमें मतलब इससे हमें फ़ायदा मिलता है, ठीक है। इट प्रिवेंट, हिमालयाज प्रिवेंट फ्रॉम इंडिया फ्रॉम कोल्ड साइबेरियन विंड्स। देखिए, ऊपर से मतलब साइबेरियन रीजन से जो है कूल बड़ी ही ठंडी विंड्स आती हैं नीचे की तरफ, लेकिन ये हिमालयाज़ क्या करते हैं, उन विंड्स को इंडियन सब कॉन्टिनेंट में नहीं आने देते हैं, जिसकी वजह से हमारे मौसम पे मतलब हमारा मौसम यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होता। आपने देखा होगा कि चाइना में बहुत ज़्यादा सेवियर विंटर आता है, बहुत ज़्यादा सेवियर विंटर आता है। वो किन वजह से, इन्हीं साइबेरियन विंड्स की वजह से। लेकिन हिमालयाज़ इन साइबेरियन विंड्स को हमारे हिंदुस्तान में नहीं आने देते, ठीक है। द रिवर्स फ्रॉम हिमालयाज डिपॉजिट अ लॉट ऑफ एलुवियम on its foothold, which are the most fertile agricultural grounds known as Great Indian Plains, ठीक है। देखिए, आपको ये समझना है कि मतलब देखिए, जो हिमालयाज़ हैं, हिमालय से बहुत सारे दरिया आते हैं, जैसे इंदस आता है, ब्रह्मपुत्र आता है, गंगा भी हिमालयन रीजन से ही निकलती है। तो ये क्या करते हैं, मतलब अपने साथ बहुत सारे मतलब क्या एल्यूवियम बहा कर लाते हैं। एल्यूवियम क्या होती है, ये एक नई मिट्टी होती है, एक बहुत ही फर्टाइल मिट्टी होती है, जो एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि इस नई फर्टाइल मिट्टी पे फसलें बहुत बनती हैं। इन्हीं की डिपोजिशन की वजह से, एलुवियम की डिपोजिशन की वजह से जो ग्रेट इंडियन प्लेन्स बने हैं, जो कि एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब क्या है उपजाऊ, यहाँ पर बहुत ज़्यादा फसल बनती है, क्योंकि यहाँ पर एल्यूमियम है जो कि हिमालयन रिवर्स डिपॉजिट करते हैं अपने फुट हिल्स में। ह्यूज हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर पोटेंशियल, हर्ब्स, टिम्बर्स ऐड टू द इकोनॉमी। देखिए, हिमालयन जो रिवर्स हैं वो बहुत ही तेज़ हैं, ठीक है, मतलब बहुत स्विफ्ट हैं, क्योंकि ग्रेडियंट है ना हिमालयाज का, बहुत स्विफ्ट है, जिसकी वजह से बहुत सारी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर पोटेंशियल है। हमारे जो ये हिमालयन रिवर्स हैं उनमें बहुत ही ज़्यादा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर पोटेंशियल है। मतलब उनसे हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी क्या कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि सलाल डैम, उसके बाद
डूलहस्ती पावर प्रोजेक्ट है, कितनी ज़्यादा पावर पोटेंशियल है। इसके बाद किशनगंगा रिवर पे भी है, झेलम पे भी है, तो बहुत ज़्यादा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर पोटेंशियल इन रिवर में। इसके अलावा हमें मतलब जो हिमालयन बायोडाइवर्सिटी है वहाँ से हमें हर्ब्स मिलते हैं, टिम्बर मिलता है, ये सारी हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है उसमें जो है इजाफा करती है। ठीक है, सो दिस वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ हिमालयाज। आप इसको भी थोड़ा देख सकते हैं कि यहाँ से भी पूछ सकते हैं आपको, ठीक है, स्टेटमेंट्स में पूछ सकते हैं आपको। ठीक है, तो चलिए अब हम आज अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिनको हम ग्रेट नॉर्थ इंडियन प्लेन्स कहते हैं। ग्रेट नॉर्थ इंडियन प्लेन्स, ठीक है। ग्रेट नॉर्थ इंडियन प्लेन्स जो हैं ये हिमालयाज के साउथ में हैं। ग्रेट नॉर्थ इंडियन प्लेन्स देखिए ऊपर जो है ये हिमालयन रीजन में आ जाता है सारा, ठीक है, ये क्या है, सारा हिमालयन रीजन में आ जाता है। हिमालयन माउंटेन्स इस रीजन में फैले हुए हैं। इन हिमालयन माउंटेन रीजन के साउथ का जो रीजन है, साउथ में जो रीजन है, इन हिमालयन माउंटेन्स के साउथ में जो रीजन है उसको हम क्या कहते हैं, ग्रेट इंडियन प्लेन्स। ठीक है, अब ये प्लेन्स बने कैसे ज़रा समझो। आपको पता है कि हिमालयन रीजन से बहुत सारी नदियाँ आती हैं, ठीक है, इंदस आता है, फिर ब्रह्मपुत्रा यहाँ से कहीं से आता है, फिर गंगा निकलती है, ठीक है, बहुत सारे और भी सतलुज वगैरह बहुत सारे दरिया आते हैं। वो दरिया अपने साथ क्या ले आते हैं, मतलब मिट्टी बहाकर, नई मिट्टी बहाकर लाते हैं और ला कर ये जो हिमालयन फुटहिल्स हैं यहाँ पर क्या कर देते हैं, जमा करना स्टार्ट देते हैं। मतलब जहाँ जहाँ से भी बहते हैं वहाँ पर वो अपनी मिट्टी ये जो साथ बहा कर लाते हैं उनको जमा करना स्टार्ट कर देते हैं और उसी एल्यूवियल मिट्टी से, उसी नई मिट्टी से इन ग्रेट इंडियन प्लेन्स का क्या हुआ, फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर, आपको समझ आ गया होगा कि ग्रेट इंडियन प्लेन्स की फॉर्मेशन कैसे हुई है। ठीक है, तो जो ग्रेट इंडियन प्लेन्स हैं दीज आर फॉर्म ड्यू टू द इरोजनल एंड डेपोजिशनल वर्क ऑफ रिवर्स। ये दरियाओं के इरोजन की वजह से, वो जो इरोड करके लाते हैं मटेरियल ऊपर से और बाद में उसको प्लेन्स में डिपॉजिट करते हैं, उन्हीं की वजह से बने। ये वेस्ट से लेकर ईस्ट तक 2400 किलोमीटर इनकी लेंथ है। मतलब वेस्ट से ईस्ट तक फैले हुए हैं, वेस्ट से ईस्ट तक फैले हुए हैं और 2400 किलोमीटर इनकी क्या है, लेंथ है, ये आपको याद रखना है। और एवरेज विड्थ इनकी 150 से 300 किलोमीटर है। इनकी विड्थ जो है 150 से 300 किलोमीटर है, कहीं कहीं पे 300 किलोमीटर है, कहीं कहीं पे 150 किलोमीटर है, आपको ये याद रखना है। ठीक है, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट इज ऑक्युपाइड बाय द डिजर्ट। ठीक है, इन जो प्लेन्स हैं इनका जो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है उस वहाँ पर क्या है, डिजर्ट है। आपको पता है कि यहाँ पर राजस्थान में कौन सा डिजर्ट है, थर डिजर्ट है, इंडिया का सबसे बड़ा डिजर्ट है थर डिजर्ट। वो इन ग्रेट इंडियन प्लेन्स के वेस्टर्न साइड में है, राजस्थान में है और थोड़ा बहुत गुजरात में भी है, तो उसको हम क्या कहते हैं, थर्ड डिजर्ट कहते हैं। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। ऑन द बेसिस ऑफ जियोमॉर्फोलॉजिकल फीचर्स प्लेन्स आर डिवाइडेड इनटू। अगर हम जियोमॉर्फोलॉजिकल फीचर्स के बेस पर देखें तो हमने प्लेन्स को कई अलग अलग डिविजन्स में डिवाइड किया है। अब ये जियोमॉर्फोलॉजिकल फीचर्स क्या होते हैं, सरफेस पे वो जो फीचर्स बनाते हैं, कहीं पर उबड़ खाबड़, कहीं पे प्लेन, कहीं पे मार्शी ट्रैक, इन फीचर्स को जो हम क्या कहते हैं, इन शेप्स को जो अलग अलग शेप सरफेस पे बनती है इनको हम जियोमॉर्फोलॉजिकल फीचर्स कहते हैं। जियोमॉर्फोलॉजिकल फीचर्स के बेसिस पर हमने हिमालयाज को कितने हिस्सों में, 4 हिस्सों में डिवाइड किया है। नंबर 1 भब्बर, सेकंड तराई, थर्ड खदर एंड फोर्थ बंगर। अब हम इनको अलग अलग करके पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ, इसको मैं थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ आपको। अब देखिए हिमालयाज कहाँ पर एंड होते हैं, आपको सबसे पहले ये देखना है कि हिमालयाज कहाँ पर एंड होते हैं। हिमालयाज की साउदर्न मोस्ट रेंज कौन सी है, शिवालिक से। ठीक है, शिवालिक से नीचे ये ग्रेट इंडियन प्लेन जो हैं स्टार्ट होते हैं। शिवालिक से नीचे क्या होते हैं, ग्रेट इंडियन प्लेन्स क्या होते हैं, स्टार्ट होते हैं। तो मान लीजिए ये क्या है, ये शिवालिक रेंज है, दिस इज द शिवालिक रेंज। मैं बड़ा ही ईजी करके आपको इसको समझाऊंगा। शिवालिक रेंज से नीचे ये क्या है, ग्रेट इंडियन प्लेन्स है। ये सारा का सारा क्या है, ग्रेट इंडियन प्लेन्स है। इनको हमने अलग अलग हिस्सों में डिवाइड किया है, भब्बर, तेराई, खदर एंड बंगर। ठीक है, थोड़ा मतलब मैं बहुत ज़्यादा इजी करके आपको समझाऊंगा। मैं ये अपने हिसाब से कॉन्सेप्ट, इतना इजी कॉन्सेप्ट आपको कहीं नहीं समझाया जाएगा, आप इस पे थोड़ा ध्यान दें। ठीक है, देखिए जब ऊपर से दरिया जो आएंगे, मतलब ऊपर हिमालयन रीजन से दरिया जब आएंगे, जैसे शिवालिक से आएंगे दरिया, तो आपको पता है जब ऊपर से दरिया नीचे की तरफ आएंगे तो हिमालयन रीजन में क्या होता है, ग्रेडियंट, स्लोप क्या होता है, ज़्यादा होगा। स्लोप ज़्यादा होगा तो वो क्या मतलब दरिया क्या होंगे, तेज़ होंगे। दरिया तेज़ होंगे तो वो अपने साथ साथ बड़े बड़े बोल्डर, छोटे छोटे पेबल्स, ग्रेवल्स वगैरह, मतलब मिट्टी वगैरह बहा कर ले आएंगे। बड़े बड़े बोल्डर्स को भी वो बहा सकते हैं क्योंकि अभी उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा है। स्पीड ज़्यादा क्यों है, क्योंकि
अभी माउंटेन से वो नीचे आ रहे हैं, मतलब स्लोप ज़्यादा है, ठीक है। तो जब देखिए, जब रिवर माउंटेन से आ रहा है, रिवर अभी इस माउंटेन से आ रहा है नीचे की तरफ, बड़े बड़े बोल्डर्स ले आएगा, फिर थोड़ा प्लेन एरिया में आएगा, अभी ग्रेडियंट क्या हो गया, इसका स्लोप थोड़ा कम हो गया। तो सबसे पहले क्या करेगा, यहाँ पर वो अपने साथ जो उसने बड़े बड़े पत्थर बहा कर लाए थे, उनको बड़े बड़े पत्थरों को क्या, यहाँ पर स्पीड कम हो जाएगी ना नीचे आकर इसकी, तो बड़े बड़े पत्थरों को यहाँ पर डिपॉजिट करना स्टार्ट कर देगा। आगे जाकर स्लोप और कम होगा, मतलब आगे जाकर दरिया का स्लोप और कम होगा, आगे जाकर दरिया का स्लोप और कम होगा। तो साथ साथ में उसने वो जो छोटे छोटे कंकर लाए थे, ये तो बड़े बड़े बोल्डर्स पीछे डिपॉजिट करिए, अब उसने जो छोटे छोटे कंकर्स लाए थे वो भी डिपॉजिट करना स्टार्ट कर देगा यहाँ पर, ठीक है। आगे जाकर और ज़्यादा स्लोप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, आगे जाकर और स्लोप कम हो जाएगा, और आगे जाकर आपको ऐसा लगेगा कि दरिया चल ही नहीं रहा है। तो यहाँ पर क्या करेगा वो, अपने साथ उसने मिट्टी भी जो लाई थी उसको भी डिपॉजिट करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है, मिट्टी को भी डिपॉजिट करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो इसी वजह से डिफरेंट डिफरेंट जियोमॉर्फोलॉजिकल फीचर्स बनते हैं, उनको हमने क्या नाम दिया, एक को भब्बर नाम दिया, एक को तराई नाम दिया, एक को खदर नाम दिया, एक को बंगर नाम दिया। अब ये है क्या, ठीक है। देखिए, जब ये दरिया ऊपर शिवालिक से आ रहा था, तो मतलब ये बड़े बड़े बोल्डर साथ ले आ रहा था, ठीक है। जब प्लेन एरिया में आया, ग्रेडियंट थोड़ा कम हो गया, तो उसने जो वो बड़े बड़े बोल्डर्स अपने साथ मतलब लाए थे, बड़े बड़े बोल्डर्स जो साथ लाए थे, उन बड़े बड़े बोल्डर्स को क्या कर दिया, यहाँ पर जमा कर दिया, ठीक है। फिर और दरिया आगे गया तो स्लोप और कम हो गया, तो इसकी स्पीड और ज़्यादा कम होगी। अब क्या करेगा, अब इसने जो छोटे छोटे बोल्डर्स अपने साथ लाए थे, उनसे छोटे छोटे, ऊपर वालों से छोटे छोटे, मतलब कंकर शंकर, उनको भी क्या कर दिया, डिपॉजिट कर दिया, उन कंकरों शंकरों को भी डिपॉजिट करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब देखिए, जब इसने ये अपने बड़े बड़े बोल्डर्स क्या कर दिए, जमा कर दिए, इनकी साइज क्या है, बहुत बड़ी है, बड़ी है, और साइज अगर बड़ी है तो इनकी पोरोसिटी भी क्या होगी, बड़ी होगी। मतलब ये क्या करेंगे, ये मतलब इनकी पोरोसिटी हाई है, इसका मतलब क्या होगा कि जो नदियां वदियां इनके बीच में चलेंगी, ये मतलब उनको क्या कर देंगे, जज़ब कर देंगे, मतलब पोरस है ना, तो ये इनको क्या कर देंगे, जज़ब कर देंगे। वो जो छोटी छोटी नदियां होंगी वो इनके बीच में से गायब हो जाएंगी, मतलब अंदर से ही निकल जाएंगी, ठीक है। इसीलिए क्या होता है कि जो भी दरिया होते हैं, जो भी छोटी छोटी स्ट्रीम होती हैं इस भब्बर रीजन में, किस रीजन में, इस भब्बर रीजन में, वो यहाँ पर गायब हो जाती हैं, क्योंकि ये बड़े बड़े पत्थर होते हैं, बड़े बड़े बोल्डर्स होते हैं, वो जो छोटी छोटी नदियाँ आ जाती हैं वो उनके बीच में क्या हो जाती हैं, गायब हो जाती हैं। इसलिए भब्बर रीजन में जो स्ट्रीम्स होती हैं वो डिसअपियर हो जाती हैं। आपको याद होगा कि एक नदी है, सरस्वती नदी, वो अंबाला में क्या हो जाती है, डिसअपियर, गायब हो जाती है, और आगे जाकर कुरुक्षेत्र रीजन में फिर से निकल आती है। अब अंबाला रीजन में वो गायब क्यों होती है, क्योंकि अंबाला रीजन में बड़े बड़े बोल्डर्स, भब्बर रीजन है, वहाँ पर बड़े बड़े बोल्डर्स जमा हुए हैं जिनकी पोरोसिटी बहुत हाई है, और वाटर रिटेंशन कैपेसिटी बहुत कम है। तो वो स्ट्रीम्स क्या हो जाती हैं, उनके बीच में गायब हो जाती है, ठीक है। अब आगे चलकर जब ये स्ट्रीम गायब हो गई तो आगे चलकर आ जाता है तराई रीजन में क्या है, छोटे छोटे कंकर हैं, ठीक है। ये तराई रीजन है, इस भब्बर के साउथ में है, ये तराई रीजन जो है भब्बर के साउथ में, ये शिवालिक का ये भब्बर जो है ये शिवालिक के साउथ में, और तराई रीजन है ये भब्बर के साउथ में। तराई रीजन में क्या होता है, स्ट्रीम्स फिर से मतलब रीअपियर हो जाती हैं, मतलब स्ट्रीम्स क्या हो जाती हैं, फिर से सरफेस पे आ जाती हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर छोटे छोटे ग्रेवल्स हैं, छोटे छोटे कंकर हैं, जिनकी पोरोसिटी क्या है, पोरोसिटी बहुत कम है, मतलब इनका पार्टिकल साइज कम है तो पोरोसिटी ज़्यादा होगी। तो जिसकी वजह से क्या होगा, जो यहाँ पर भब्बर रीजन में स्ट्रीम्स गायब हुई थी, वो इस रीजन में स्ट्रीम्स क्या हो जाती हैं, बाहर आ जाती हैं। जैसे सरस्वती नदी वो अंबाला रीजन में गायब हो गई थी, लेकिन यहाँ पर कुरुक्षेत्र एक हरियाणा में एक जगह है, कुरुक्षेत्र रीजन में वो बाहर आ जाती है, क्योंकि वो तराई रीजन है। तराई रीजन में क्या होता है, पार्टिकल्स की साइज़ बहुत कम होती है, की साइज़ कम होगी तो क्या होगा कि वो जो नदी होगी, छोटी सी नदी, वो उन पार्टिकल से के ऊपर से बहेगी, ना कि उनके बीच में गायब हो जाएगी, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। मैंने बिल्कुल ईजी करके, बहुत ईजी तरीके से समझाया आपको, ठीक है। अब हम बंगर पे आते हैं। बंगर को मैं आगे समझाऊंगा, ठीक है, वो इनसे थोड़ा अलग सा कॉन्सेप्ट है, मैं उनको आगे समझाऊंगा। मुझे उम्मीद है आपको भब्बर और तराई की समझ आ गई होगी, ठीक है। भब्बर रीजन, इसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। इट इज़ पैरेलल टू शिवालिक्स एट द ब्रेकअप स्लोप। मैंने यहाँ पर कहा था कि ये जो शिवालिक्स हैं यहाँ पर ऊपर हैं, ये क्या है, ये शिवालिक माउंटेन्स हैं, ये शिवालिक के साउथ में है। ये भब्बर बेल्ट कहाँ पर है, शिवालिक के साउथ में है और इसके पैरेलल में है, ठीक है। जहाँ पर शिवालिक मतलब हिमालयाज़ का क्या होता है,
स्लोप ब्रेक होता है वहाँ से ये स्टार्ट होते हैं। रिवर्स एंड स्ट्रीम्स डिसअपियर इन दिस जोन, इस जोन में आकर क्या होते हैं, रिवर्स और स्ट्रीम्स जो नदियाँ होती, छोटी छोटी नदियाँ होती हैं, वो यहाँ पर गायब हो जाती हैं ड्यू टू हाई पोरोसिटी, क्योंकि पार्टिकल साइज क्या होता है, बोल्डर्स बड़े बड़े होते हैं और इनकी पोरोसिटी क्या होती है, हाई होती है, तो वो जो स्ट्रीम्स आ जाती हैं वो इसके बीच में से मतलब क्या हो जाती हैं, गायब हो जाती हैं, बड़े बड़े बोल्डर्स के बीच में से क्या हो जाती हैं, गायब हो जाती हैं। देखिए आप छोटा सा एग्जांपल करना, बड़ी बड़ी सी मतलब 1 मीटर तक बड़े बड़े पत्थर क्या कर देना, मतलब जमा कर देना, और फिर थोड़ा सा मतलब नलके से पानी डाल देना उन पर। अब देखोगे कि वो पानी आपको दिखेगा नहीं, उन पत्थरों के नीचे से चलेगा। यही वही यहाँ पर होता है कि मतलब यहाँ पर स्ट्रीम्स क्या हो जाती हैं, गायब हो जाती हैं। मैंने एग्जांपल दी थी सरस्वती की, जो अम्बाला रीजन में क्या हो जाती है, गायब हो जाती है। ये जम्मू एंड कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक फैले हैं। यहाँ पर बहुत कम वेजिटेशन होती है और कल्टीवेशन के लिए सूटेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये बहुत बड़ी बड़ी बोल्डर्स होते हैं, यहाँ पर ये एग्रीकल्चरल के लिए जो है सूटेबल नहीं होता है। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हो, ये है यहाँ पर हिमालयाज़ के जब दरिया आएंगे तो अपने साथ साथ बड़े बड़े बोल्डर ले आएंगे, उन बोल्डर को इन प्लेन एरिया में क्या कर देंगे, जमा कर देंगे। इस प्लेन जहाँ पर ये बड़े बड़े बोल्डर्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, भब्बर रीजन। भब्बर रीजन के थोड़ा आगे जाकर जब दरिया की और स्पीड कम हो जाती है तो वो अपने साथ जो छोटे छोटे उसने कंकर वंकर ले आए होते हैं उनको यहाँ पर जमा कर देता है। उस रीजन को हम तराई रीजन कहते हैं। वो उस भब्बर, देखिए भब्बर कहाँ पर है, हिमालयाज़ के साउथ में है, और तराई कहाँ पर है, भब्बर के साउथ में। ठीक है, ये याद रखना आपको। उसके बाद आ जाता है बंगर और उसके बाद आ जाता है खदर। ये मैं आगे समझाऊंगा, ये कैसे, ये मैं आगे समझाता हूँ। ठीक है, अब तराई को भी थोड़ा डिस्कस करते थे। भब्बर के साउथ में है तराई रीजन। यहाँ पर स्ट्रीम्स क्या हो जाती हैं, दोबारा से बाहर आ जाती हैं। सरस्वती दरिया मैंने जैसे समझा था, जो कि कुरुक्षेत्र में बाहर आ जाता है। अच्छा देखिए, जब स्ट्रीम्स बाहर आ जाएंगी तो यहाँ पर क्या बन जाता है, दलदली इलाका बन जाता है। क्योंकि मतलब स्ट्रीम जब बाहर आ जाएगी वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में तो नहीं चलेगी ना, जहाँ से बाहर आई तो सीधा फैलना स्टार्ट कर देगी, उस पूरे एरिया को कवर कर देगी, जिसकी वजह से वहाँ पर क्या बन जाता है, दलदल बन जाता है। और यहाँ पर चूँकि दरिया बाहर आते हैं तो पेड़ पौधे वेजिटेशन भी बहुत अच्छी खासी होती है। पार्टिकल साइज जो होते हैं यहाँ मतलब तराई रीजन में वो बहुत छोटे होते हैं, और पोरोसिटी भी उनकी लो होती है, जिसकी वजह से वो जो मतलब वाटर रिटेंशन कैपेसिटी होती है इनकी, मतलब पोरोसिटी कम है तो वाटर रिटेंशन कैपेसिटी क्या होगी, हाई होगी, जिसकी वजह से ये जो स्ट्रीम्स हैं बाहर को रीअपियर होती हैं। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। आगे चलते हैं, अब समझते हैं बांगर। बांगर क्या होता है, देखिए दरिया जब ऊपर से हिमालय से आता है तो अपने साथ साथ कंकरों बोल्डर्स के साथ साथ मिट्टी भी बहा कर लाता है। ठीक है, मिट्टी भी बहा कर लाता है साथ में। ठीक है, मान लो ये दरिया है तो इसने अपने साथ क्या क्या ले आया है, मिट्टी ले आया है। ठीक है, तो जब ये मिट्टी ले आता है तो इस मिट्टी को कहाँ कर देता है, अपने बैंक्स पे क्या कर देता है, जमा कर देता है, अपने मतलब किनारों पे क्या कर देता है, जमा कर देता है। तो ये जो दरिया ऊपर से मिट्टी बहाकर लाया, नई मिट्टी बहाकर लाया, जब इसने इसको अपने बैंक्स किनारे पे जमा कर दिया तो इस नई मिट्टी को हम क्या कहते हैं, इस नई मिट्टी को हम क्या कहते हैं, इसको हम खदर कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, खदर कहते हैं। ये जो नई मिट्टी इसने जमा की ना साथ में, इसको हम क्या कहते हैं, खदर कहते हैं। अब देखिए, जब मतलब टाइम के साथ साथ टाइम बीता जाएगा तो ये खद्दर जो है यहाँ से मतलब उड़कर, मतलब हवा वगैरह की वजह से उड़कर जो है इस फ्लड प्लेन से, देखो जहाँ तक दरिया का मतलब क्या होता है, फैलाव होता है, उसको हम फ्लड प्लेन कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्लड प्लेन कहते हैं। तो ये जो ओल्ड एल्यूवियम है टाइम के साथ साथ इस फ्लड प्लेन से बाहर चली जाती है, इस फ्लड प्लेन से बाहर चली जाती है। कई रीजंस की वजह से, हवा से उड़कर, ये वो वगैरह, उससे उड़कर जो इस फ्लड प्लेन से बाहर चली जाती है और ये पुरानी मिट्टी हो जाती है। क्या हो जाती है, पुरानी। इसी पुरानी मिट्टी को हम, इसी ओल्ड एल्यूवियम को हम क्या कहते हैं, बंगर कहते हैं। ठीक है, और ये तराई रीजन के साउथ में है। तराई रीजन के साउथ में ये बेल्ट है। ठीक है, कौन सी बेल्ट, बंगर बेल्ट। और ये जो बांगर है ये फ्लड प्लेन के बाहर मिलती है, फ्लड प्लेन के बाहर होती है, और ये कम फर्टाइल होती है, ये बहुत कम फर्टाइल होती है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। देखिए मैं एक बार और समझाता हूं आपको। दरिया ऊपर से आ रहा है, अपने साथ मिट्टी बहा कर ले आ रहा है। ठीक है, ठीक है, तो ये अपनी मिट्टी को क्या कर देता है, अपने साइड्स पे क्या कर देता है, जमा कर देता है, अपने फ्लड प्लेन में ही क्या कर देता है, जमा कर देता है। टाइम के साथ साथ जो है ये मिट्टी उड़ के वगैरह कुछ भी, मतलब कई फोर्सेस की वजह से ये मिट्टी जो है उड़कर जो है इस फ्लड प्लेन से बाहर जमा हो जाती है। जब ये फ्लड प्लेन से बाहर जमा हो जाती है तो ये पुरानी मिट्टी बन जाती है, और इसी पुरानी मिट्टी को, इसी ओल्ड एल्यूवियम को हम क्या कहते हैं, इसी ओल्ड एल्यूवियम को हम क्या कहते हैं, बंगर कहते हैं। और आपको ये याद रखना है कि ये लेस फर्टाइल होती है और फ्लड प्लेन से बाहर होती है। ठीक है, अब हम खदर को समझते हैं। अब देखिए, जब यहाँ से ये वाली मिट्टी
उड़कर यहाँ गई, मतलब यहाँ डिस्प्लेस होकर यहाँ गई, तो ये क्या यहाँ पर क्या बन गई, बांगर बन गई। तो दरिया फिर से ऊपर से मिट्टी बहाकर लाएगा, तो फिर से जो वो नई मिट्टी को यहाँ पर जमा करेगा, फिर से जो ये नई मिट्टी यहाँ पर जमा होगी उसको हम क्या कहते हैं, खदर कहते हैं। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, खदर। जो नई मिट्टी बहाकर लाता है दरिया ऊपर से, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, खदर कहते हैं। और ये फ्लड प्लेन में ही मिलती है हमें, ये क्या है, फ्लड प्लेन में ही होगी। ये फ्लड प्लेन से बाहर नहीं होगी, बल्कि ये कहाँ पर होगी, फ्लड प्लेन में होगी, अलोंग द बैंक ऑफ रिवर, दरिया के किनारे किनारे पे होगी। और ये मतलब बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है। ये क्या होती है, बहुत ज़्यादा फर्टाइल, बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है। आपको ये याद रखना, ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है। ठीक है, ये तो हमने देखा कि जियोमॉर्फोलॉजिकल फीचर्स के बेस पर हमने मतलब हिमालयाज को, सॉरी, ग्रेट इंडियन प्लेन्स को किस तरह डिवाइड किया। देखिए यहाँ पर आप समझ सकते हो, जो बांगर है, ये रिवर वैली है, ये क्या है, रिवर वैली है, फ्लड प्लेन है। फ्लड प्लेन के बाहर जो मिट्टी होगी उसको हम बांगर कहते हैं, और फ्लड प्लेन के साथ साथ में जो ये मिट्टी है इसको हम क्या कहते हैं, खदर कहते हैं। तो ये जो डिवीजन है ग्रेट इंडियन प्लेन्स की, इट इज बेस्ड ऑन द जियोमॉर्फोलॉजिकल फीचर्स ऑफ द प्लेन्स। अगर हम रीजनली डिवाइड करें, ऑन द बेसिस ऑफ रीजनल डिवीजन, अगर हम रीजनली ग्रेट इंडियन प्लेन्स को डिवाइड करें तो इनको हम 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 तो राजस्थान प्लेन जो कि वेस्ट में है, उसके बाद पंजाब एंड हरियाणा प्लेन्स, उसके बाद गंगा प्लेन्स, और उसके बाद ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। ठीक है, तो इनको हम नेक्स्ट वीडियो में अब डिस्कस करेंगे। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, थैंक यू। ठीक है, और मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उनको उन पे फॉलो करना ना भूलें, और MK क्लासेस को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।